प्रश्न 3, अरस्तु के अनुसार क्रांतियों के क्या कारण हैं? बचाव के लिए उसने क्या उपाय सुझाए हैं? What are the causes of revolutions according to Aristotle? What remedies are suggested by him? उत्तर, अरस्तु के क्रांति संबंधी विचार। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स के 7वें भाग में राज्य क्रांति और संविधान परिवर्तन संबंधी बातों की विवेचना की है। उसने क्रांति के कारणों, उनके रोकने के उपायों आदि का वर्णन किया है। अरस्तु ने संविधान तथा शासन सत्ता में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को क्रांति कहा है। उसकी क्रांति प्रत्येक परिवर्तन का नाम है। अरस्तु के मतानुसार क्रांति के निम्नलिखित 3 रूप हैं। 1, शासन व्यवस्था का परिवर्तन, पहले से स्थापित शासन व्यवस्था के स्थान पर दूसरी शासन व्यवस्था का आ जाना क्रांति है। 2, रूप सुधार। अरस्तु एक शासन व्यवस्था के रूप सुधार को भी क्रांति कहता है। किसी शासन व्यवस्था या संविधान में कमी बेशी कर देना, उसमें घटा बढ़ा देना भी क्रांति ही है। उदाहरण के लिए, जनतंत्र के वर्तमान स्वरूप को कम अथवा अधिक करने की प्रक्रिया को भी क्रांति कहा गया है। बात तो सही है। 3, पदाधिकारियों का परिवर्तन। शासन के मूल रूप में परिवर्तन किए बिना शासकीय पदाधिकारियों का भी परिवर्तन किया जाता है, तो उसे भी अरस्तु क्रांति कहता है। अरस्तु ने अपने जीवन काल में यूनान में अस्थिरता तथा परिवर्तनशीलता के दर्शन किए थे। निरंतर क्रांतियों के कारण यूनान के शासन में बहुत पतन हो गया था। यूनान का प्रत्येक नगर राज्य विभिन्न शासन प्रणालियों का परीक्षण कर चुका था। धनतंत्र तथा जनमत अस्थिर तथा असंतुलित था। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में इसका विस्तारपूर्वक उल्लेख किया है तथा बताया है कि इसके क्या कारण हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। क्रांति के विशेष कारण निम्नलिखित हैं। 1, घृणा। जब समाज का धनिक वर्ग गरीबों से घृणा करने लगता है और उन्हें नीची दृष्टि से देखा जाता है तो स्वाभाविक रूप से क्रांति के लिए जमीन तैयार होती है। 2, भय। यह व्यक्तियों को 2 प्रकार से क्रांति के लिए प्रेरित करता है। पहले, वे जो अपराध से बचना चाहते हैं और दूसरे, वे जो अन्याय का जवाब देना चाहते हैं। 3, प्रमाद और आलस्य। जब प्रमाद और आलस्य के कारण जनता अयोग्य व्यक्तियों को शासनारूढ़ कर देती है, वे सत्ता के प्रति निष्ठावान नहीं रहते हैं और शक्ति संचय तथा स्वार्थपूर्ति में लगे रहते हैं, तो क्रांति का उदय होता है। 4, अनुचित सम्मान। जब व्यक्तियों को अनुचित सम्मान प्राप्त होता है, तब भी क्रांति जन्म लेती है। 5, उच्च वर्गीय षड्यंत्र। जब उच्च वर्ग अन्य जनों को नीचा और हीन समझता है और स्वयं सत्ता प्राप्ति के षड्यंत्र में लग जाता है, तो इस प्रकार संघर्ष बढ़ जाता है और क्रांति पनपती है। 6, विजातीय तत्व। जब राज्य में विकास करने वाले विजातीय तत्व समुदाय के साथ अपना भावात्मक संबंध स्थापित नहीं कर पाते, तो वे बाहरी तत्वों से साठ गांठ करके क्रांति पैदा करते हैं। 7, छोटी छोटी घटनाएं। कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं भी क्रांति को जन्म देती हैं। एक बार सादुराकूज में कुलीनों के प्रदाय के कारण क्रांति हो गई थी। 8, संतुलित व्यवस्था का अधिक संतुलन भी क्रांति को पनपाता है। जब सामाजिक वर्गों में संतुलन रहता है तो उनमें परस्पर प्रतियोगिता विकसित होती रहती है। उनमें सत्ता हथियाने की होड़ लगती है, जिसमें संघर्ष होता है। समझ रहे हो? विभिन्न प्रकार के राज्यों में क्रांति के कारण। अरस्तु ने सामान्य क्रांति के कारणों का उल्लेख करने के बाद विभिन्न राज्यों में क्रांति के कारण बताए हैं, जो कि निम्नलिखित प्रकार से हैं। 1, प्रजातंत्र में क्रांति। जब प्रजातंत्र में नेतागण सीमा से अधिक हो जाते हैं तो प्रजातंत्र में क्रांति समीप दिखाई देने लगती है। जब जनता के प्रतिनिधि धनिकों के हितों के विरुद्ध हो जाते हैं तो धनिक वर्ग अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए क्रांति कर बैठता है। अरस्तु ने इस प्रकार की क्रांति के उदाहरण के लिए क्रॉस का नाम बताया है। 2, धनतंत्र में क्रांति। धनतंत्र क्रांति के कारण प्रजातंत्र से भिन्न होता है। जब एक खास सामंत का उदय होता है, जब वह अपनी सेना रखता है और युद्धकाल या शक्तिकाल कभी भी में अपनी सैनिक शक्ति के आधार पर जनता की सहायता लेकर शासन पर अधिकार कर लेता है, सेना के बल पर इस प्रकार का शासन आताय कहलाता है। इस शासन में नए और पुराने सामंतों में जब युद्ध होता है, तो कभी कभी सेनापति जो शक्ति में दोनों प्रकार के मालिकों से अधिक हो जाता है, दोनों की सत्ता छीनकर सैनिक शासन स्थापित कर लेता है। 3, कुलीन तंत्र में क्रांति। कुलीन तंत्र में क्रांति के कारण बताते हुए अरस्तु का कहना है कि शिक्षित वर्ग को अपनी योग्यता के आधार पर कुलीन तंत्र द्वारा कोई उचित पद या अधिकार प्राप्त नहीं होता है, तो वह क्रांति कर देते हैं। 4, स्वेच्छाचारी राजतंत्र में क्रांति। राज्य का सर्वस्वा एक राजा हो या राज्य का पूर्ण सत्ताधारी एक अधिनायक हो, दोनों स्वभाव से तानाशाह होते हैं। दोनों में क्रांति का कारण भी समान होता है।
शासन की निरंकुशता से तंग आकर जनता क्रांति कर बैठती है या फिर कोई दूसरा शासक अपने बाहुबल से एक राजा को उतारकर स्वयं राजा बन बैठता है। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान हैं। क्रांति को रोकने के लिए अरस्तू के सुझाव। एक, कानून के प्रति आस्था। राज्य के नागरिकों को शिक्षा इस प्रकार की मिलनी चाहिए जिससे वे कानून में आस्था रखकर उसके उल्लंघन का साहस न कर सके। नागरिक क्रांतिकारियों का साथ न दे तो क्रांति स्वयं ही असफल हो जाएगी। 2, शासक वर्ग पर नियंत्रण। योग्य तथा जागरूक शासक क्रांति के शुरू होने के पहले ही उसे नष्ट कर देता है। शासक वर्ग को जनता से संपर्क स्थापित करके उसके भ्रम को दूर करना चाहिए। इस प्रकार जनहित को ध्यान में रखने वाला अधिकारी लोकप्रिय होकर क्रांति नहीं होने देगा। 3, महत्वाकांक्षी नेताओं की देखभाल। कुछ महत्वाकांक्षी नेताओं के आचरण पर ठीक प्रकार से नजर रखी जाए, उनका संपर्क जनता से बढ़ने दिया जाए, उनके झूठे प्रचार का खंडन किया जाए। इस प्रकार सावधान रहकर क्रांति को रोका जा सकता है। 4, राज्याधिकारियों के शीघ्र तबादले। अरस्तू के अनुसार किसी भी राज्याधिकारी का एक स्थान पर 6 माह से अधिक न रुकने दिया जाए, क्योंकि अधिक समय तक एक स्थान पर रहने से वह अपना प्रभुत्व स्थापित करने व अवसर पाकर सत्ता को उल्टने का षड्यंत्र करता है, क्रांति को जन्म देता है। इसलिए एक अधिकारी न एक स्थान पर जम पाएगा और न क्रांति का नेता बन सकेगा। 5, 2 वर्गों का शासन। अरस्तू का ऐसा विश्वास था कि धनी व निर्धनों के बराबर बराबर प्रतिनिधि लेकर शासन कार्य उन्हें सौंप देना चाहिए। मध्यम वर्ग का शासन भी क्रांति को होने से रोकता है। 6, नागरिकों को चेतावनियां। अरस्तू के अनुसार जनता को नए नए खतरों की बात बताकर भविष्य के संकटों से आतंकित करें तो जनता अपनी रक्षा के विषय में सोचेगी तथा उसके मस्तिष्क में क्रांति के बीज ही नहीं जमेंगे। नहीं। 7, भ्रष्टाचार तथा अत्याचार की समाप्ति। शासक वर्ग पदलिप्सा, स्वार्थपरता और लाभ की प्रवृत्ति को छोड़कर भ्रष्टाचार और अत्याचार से दूर रहे तो क्रांति का होना बहुत कठिन हो जाएगा। समाज में सुव्यवस्था बनी रहेगी और क्रांति का भय दूर हो जाएगा। 8, निर्धनों के हितों की रक्षा। यदि धनिक निर्धनों का शोषण न करे और शासक वर्ग सदाचारी, ईमानदार तथा विश्वासपात्र रहे तो क्रांतिकारियों के राज्य में पैर नहीं जम सकते हैं। 9, गुप्तचर विभाग। राजा को अपने शत्रुओं का पता गुप्तचरों से लगाना चाहिए। जनता की दशा का ज्ञान भी वह गुप्तचरों से करता रहे और जनता के कष्टों को दूर करने का प्रबंध भी करता रहे। यदि राजा जनता को भौतिक सुखों से वंचित नहीं रखेगा तो जनता में क्रांति की भावना दूर हो जाएगी। 10, फूट का बीज बोना। यदि जनता राजा के विरुद्ध हो जाए तो राजा को जनता में फूट का बीज बो देना चाहिए। भारत में अंग्रेजों ने इस फूट के कारण ही काफी समय तक निरंकुश राज्य स्थापित किए रखा। 11, अन्य उपाय। राजा को जनता के मस्तिष्क को किसी न किसी काम में जमाए रखना चाहिए। शासक जनता की धार्मिक भावना को उभारता रहे और ललित कलाओं का विकास करता रहे तो जनता क्रांति से दूर रहेगी। अचानक संकट आ जाने पर भी राजा को धैर्य नहीं खोना चाहिए। 12, शिक्षा। अरस्तू का कहना है कि शासन के अनुरूप जनता को शिक्षा मिलनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। प्रश्न 4, अरस्तू के संविधान के वर्गीकरण को समझाइए। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एरिस्टोटल। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर, अरस्तू द्वारा संविधान का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टू एरिस्टोटल। अरस्तू द्वारा संविधान का वर्गीकरण राजनीति शास्त्र को कोई मौलिक देन नहीं है। उसने प्लेटो द्वारा स्टेट्समैन में प्रस्तुत किए गए राज्यों के वर्गीकरण को ही अपना आधार बनाया है। अरस्तू ने संविधानों का वर्गीकरण 2 सिद्धांतों के आधार पर किया है। 1, शासकों की संख्या के आधार पर। 2, शासन के उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य से तात्पर्य यह है कि क्या शासन सामान्य हितों की पूर्ति के लिए है या स्वार्थ सिद्ध के लिए है। उद्देश्य की दृष्टि से अरस्तू ने राज्यों अथवा संविधानों को 2 भागों में वर्गीकृत किया है। एक, स्वाभाविक रूप नॉर्मल फॉर्म और विकृत रूप परवर्टेड फॉर्म। जब राज्य शक्ति का प्रयोग जनसाधारण के हित में किया जाता है तो उसे अरस्तू ने राज्य का स्वाभाविक रूप बताया है, पर जब उसका दुरुपयोग स्वार्थ सिद्धि के लिए किया जाता है तब अरस्तू उसे राज्य का विकृत रूप बतलाता है। संविधान को शासकों की संख्या के आधार पर अरस्तू ने 3 भागों में बांटा है। 1, एक तंत्र जहां एक व्यक्ति का शासन हो। 2, कुलीन तंत्र जहां कुछ व्यक्तियों का शासन हो। 3, सर्वजन तंत्र जहां शासन तमाम जनता के हाथ में हो। अतः इस वर्गीकरण में सामान्य हितों की ओर प्रमुख ध्यान किया गया है एवं संख्या के आधार पर एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन तथा सब लोगों का शासन इस रूप में बांटा है। शासन का दूसरा रूप विकृत रूप है जिसका पुनश्च 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। 1, स्वेच्छाचारी जहां एक व्यक्ति का विकृत शासन हो। 2, धनिक तंत्र जहां कुछ मनुष्यों का विकृत शासन हो। 3,
प्रजातंत्र, जहां संपूर्ण जनता का विकृत शासन हो। जनता माफ नहीं करेगी। अतः इस प्रकार से अरस्तु के राज्य वर्गीकरण को 6 भागों में बांटा जा सकता है, जो कि निम्नलिखित तालिका से अच्छी तरह समझ में आ सकता है। शासकों की संख्या। एक व्यक्ति का शासन, रूल ऑफ वन। कुछ व्यक्तियों का शासन, रूल ऑफ फ्यू। अनेक व्यक्तियों का शासन, रूल ऑफ मेनी। शुद्ध शासन, प्योर फॉर्म। राजतंत्र या एकतंत्र, मोनर्की। कुलीन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी। संयत, प्रजातंत्र। पॉलिटी ऑफ मॉडरेट, डेमोक्रेसी। विकृत शासन, करप्ट फॉर्म। स्वेच्छाचारी तंत्र, टिरनी। अल्पतंत्र या स्वार्थी तंत्र, ओलिगार्की। प्रतिवादी लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। यह आवश्यक है कि अरस्तु के इस वर्गीकरण को हम थोड़ा विस्तार से समझें, जो संक्षेप में निम्नलिखित प्रकार से है। 1. राजतंत्र, मोनर्की। अरस्तु के अनुसार राजतंत्र राज्य की सर्वोत्तम व्यवस्था है, क्योंकि राजा जनता की भलाई की ओर प्रमुख ध्यान देता है। राजा शुभ को जानता है तथा उसी शुभ को क्रियान्वित करने वाले कानूनों का निर्माण करता है। अरस्तु का राजतंत्र प्लेटो के आदर्श शासक द्वारा शासित राज्य से भिन्न नहीं है, परंतु अरस्तु के अनुसार ऐसा गुणवान शासक मिलना आसान नहीं होता है। इसलिए अरस्तु राजतंत्र को अप्राप्य मानता है। उसका मत है कि यदि सौभाग्यवश सर्व सद्गुण संपन्न शासक मिल भी जाए, तब यह आवश्यक नहीं कि उसका उत्तराधिकारी भी इसी प्रकार के गुणों से युक्त व्यक्ति होगा। अरे कहना क्या चाहते हो? 2. स्वेच्छाचारी तंत्र, टिरनी। राज्य के वर्गीकरण का दूसरा रूप स्वेच्छाचारी तंत्र कहलाता है। यह राजतंत्र का विकृत रूप है। राजा जब भ्रष्ट हो जाता है या उसका उत्तराधिकारी भ्रष्ट होता है, तो वह जनहित को छोड़कर मनमाने ढंग से राज्य करने लगता है। इसमें शक्ति, धोखाधड़ी और स्वार्थ लिप्सा का साम्राज्य होता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था सर्वथा त्यागने योग्य है। 3. कुलीन तंत्र, एरिस्टोक्रेसी। जिस राज्य में जनता की भलाई के लिए शासन की व्यवस्था कुछ लोगों के हाथों में होती है, वह कुलीन तंत्र कहलाता है। अरस्तु के अनुसार कुछ लोग जन्म से ही राज्य करने के लिए होते हैं एवं कुछ आज्ञा पालन के लिए। कुलीन तंत्र वंशानुगत एवं आय के अनुसार भी होता है। इस शासन को भी व्यवहार रूप में पाना कठिन है, क्योंकि शीघ्र ही वह थोड़े से व्यक्ति जिनके हाथों में शासन सत्ता होती है, जो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर शासन करने लगते हैं। इस प्रकार कुलीन तंत्र वर्गतंत्र में परिवर्तित हो जाता है। 4. धनिक तंत्र, ओलिगार्की। जब शासन कुछ लोगों के हाथ में आकर उनकी स्वार्थ सिद्धि का साधन बन जाता है और जनता की भलाई का स्थान उसमें से निकल जाता है, वह धनिक तंत्र कहलाता है। इसमें अमीर लोग जनहित के लिए नहीं, बल्कि अपने पेट को भरने के लिए शासन करने लगते हैं। अरस्तु धनिक तंत्र को सर्वथा अस्थायी, त्याज्य तथा घृणित मानता है। 5. सर्वजन तंत्र, पॉलिटी। जब शासन कार्य में संपूर्ण जनता लोक कल्याण के लिए स्वयं भाग लेती है, तो वह सर्वजन तंत्र कहलाता है। अरस्तु राजतंत्र और कुलीन तंत्र की प्राप्ति न होने पर इस प्रणाली को श्रेष्ठ मानता है। वस्तुतः इस तत्व में मध्यम वर्ग की प्रधानता होती है। इसका अभिप्राय सारी जनता का और सारी जनता के हित के लिए किया जाने वाला शासन है। संपूर्ण जनता अपनी इच्छा से शुभ के ज्ञान के आधार पर विधि के अनुसार शासन संचालित करती है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था की विशेषता यह है कि न तो किसी वर्ग विशेष का संपत्ति पर अधिकार होता है और न ही शेष वर्गों का शोषण होता है। सर्वजनतंत्र अथवा संयत प्रजातंत्र, धनिक तंत्र तथा भ्रष्ट प्रजातंत्र अथवा भीड़तंत्र के मध्य का मार्ग है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 6. प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी। जो शासन व्यवस्था संपूर्ण जनता के लिए कानून विरोधी अथवा अराजकता की भांति होती है, उसे वह प्रजातंत्र पुकारता है। वस्तुतः आधुनिक काल में अरस्तु के प्रजातंत्र का अर्थ भीड़तंत्र, मॉब रूल से है। अरस्तु ने प्रजातंत्र की कटु आलोचना की है। इसमें गधे, घोड़े, विद्वान एवं मूर्ख में कोई अंतर नहीं है। वह निरपेक्ष समानता, एब्सोल्यूट इक्वालिटी के सिद्धांत की आलोचना करता है। वह कहता है कि अच्छे राज्य में इतनी जनसंख्या होनी चाहिए जिससे प्रशासन का कार्य ठीक हो सके। प्रत्येक नागरिक एक दूसरे को जानता हो, जिससे वह विभिन्न स्थानों में उपयुक्त व्यक्तियों का चुनाव कर सके। वर्गीकरण का आधार, अदर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। उपर्युक्त 2 आधारों के अलावा भी अरस्तु वर्गीकरण के अनेक अन्य आधार भी देता है। इसमें कुछ आधार इस प्रकार हैं। 1. इसमें पहला आधार आर्थिक है। धनिक तंत्र में अमीरों का शासन होता है, जनतंत्र में गरीबों का शासन होता है। 2. वर्गीकरण के दूसरे आधार के विभिन्न गुण हैं, जैसे प्रजातंत्र धर्मनिरपेक्ष, समानता और स्वतंत्रता पर स्थित है। धनिक तंत्र का प्रमुख गुण धन है, कुलीन तंत्र का प्रमुख गुण विद्वता है, आदि। 3. वर्गीकरण का तीसरा आधार राज्य की कार्य प्रणाली भी हो सकता है। कहीं पर ऊंचे पदों का निर्वाचन अधिक संपत्ति वाले ही कर सकते हैं,
कहीं कहीं पर मामूली संपत्ति वाले भी राज्य कार्य में भाग ले सकते हैं। अतः उपर्युक्त वर्गीकरण के अन्य आधार भी हो सकते हैं। एक अरस्तु के अनुसार सर्वोत्तम संविधान सर्वजनतंत्र पॉलिटी इज द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। वर्गीकरण के ही प्रसंग में यह बताना आवश्यक होगा कि अरस्तु सर्वोत्तम संविधान के बारे में भी विचार करता है। वह इस प्रश्न पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से विचार करता है। अरस्तु के अनुसार राजतंत्र एवं कुलीन तंत्र व्यवस्थाएं उत्तम है, परंतु ऐसा शासक या शासक वर्ग मिलना दुर्लभ हो अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जाता है जो उस शासन को आदर्श मानता हो या जो अधिक राज्यों में संभव हो, जहां अत्यधिक अमीरी या गरीबी न हो, क्योंकि शुद्ध शासन के लिए दोनों की प्रचुरता हानिप्रद है। अतः यह मध्यम मार्ग गोल्डन मीन का अनुसरण करता है। अरस्तु यद्यपि राजतंत्र और कुलीन तंत्र को शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप मानता है, परंतु व्यावसायिक दृष्टि से सर्वजनतंत्र पॉलिटी और मॉडरेट डेमोक्रेसी को प्रमुखता देता है, जो मध्यम वर्ग के द्वारा चलती है, जहां न अधिक अमीरी है न गरीबी। मध्यम वर्ग सुरक्षा और सुव्यवस्था की दृष्टि से भी सुंदर है। मैक्सी ने अरस्तु की इस श्रेष्ठता के विचार पर कहा है, यद्यपि मध्यम वर्ग के लोगों की बुद्धि में प्रखरता नहीं होती, वे राज्य की स्थापना के लिए आदर्श उपस्थित नहीं कर सकते, फिर भी इतिहास में राज्य में होने वाले परिवर्तनों को देखते हुए सुदृढ़ता की दृष्टि से अरस्तु की शासन व्यवस्था उचित प्रतीत होती है। विभिन्न शासन प्रणालियों में श्रेष्ठता का क्रम। अरस्तु के अनुसार मध्यम वर्ग की प्रभुता वाली शासन व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है। इस शासन व्यवस्था को उसने सर्वजनतंत्र अथवा संयुक्त जनतंत्र कहकर पुकारा है। तथापि यह श्रेष्ठता केवल व्यवहारिक दृष्टिकोण से है, अन्यथा आदर्श के दृष्टिकोण से तो राजतंत्र ही सर्वश्रेष्ठ है।